हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर के वर्मा बीएससी पार्ट सेकंड की इनऑर्गेनिक क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम ई क्लास की इस श्रृंखला में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट पूरी कर चुके हैं और आज हम इसकी दूसरी यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी यूनिट वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उप सहसंयोजक यौगिक। इस यूनिट में हम वर्नर सिद्धांत एवं इसके प्रायोगिक सत्यापन, प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा, कीलेट, उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण, उप सहसंयोजक यौगिकों में समायवता, संक्रमण धातु संकुलों का संयोजकता बंध सिद्धांत, इन बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उप सहसंयोजक यौगिक होते क्या हैं। तो इसकी परिभाषा के अनुसार वे यौगिक जिनके अणु अथवा आयन के धातु परमाणु या आयन के साथ किसी ऋणायन या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु लिगेंड ने उप सहसंयोजक बंध बना रखा हो, उप सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार ऐसे सारे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, ये केंद्रीय धातु परमाणु आयन भी हो सकता है, इसके साथ किसी ऋणायन ने या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त किसी उदासीन अणु ने, जिसको हम लिगेंड कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? उप सहसंयोजक यौगिक। इन यौगिकों में धातु आयन व लिगेंड संयुक्त रूप से एक अकेले आयन के रूप में व्यवहार करते हैं, इसलिए इन यौगिकों को संकुल या जटिल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं तथा इन आयनों को संकुल या जटिल आयन कहा जाता है। इन यौगिकों में कुछ बहुत महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण के लिए क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन और विटामिन B12, ये जो तीनों यौगिक हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें जो क्लोरोफिन है वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हीमोग्लोबिन है वो आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और विटामिन B12 जो है ये कोबाल्ट का उप सहसंयोजी यौगिक है। तो ये उप सहसंयोजक यौगिक हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसका इन यौगिकों में धातु आयन व लिगेंड संयुक्त रूप से एक अकेले आयन के रूप में व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और इसका एक सिंपल सा अपन उदाहरण लें तो है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट K4FeCN6। तो जैसा कि आप इसमें चित्र में देख रहे हैं, K4FeCN6 का जो फॉर्मूला है, इसको अगर अपन आयनाइज करें, डिजोल्व करें, तो ये दो प्रकार के आयनों में विभक्त होता है, डिसोसिएट होता है। पहला आयन होगा पोटेशियम आयन K+, और दूसरा आयन है वो एक कॉम्प्लेक्स आयन है, वो संकुल आयन है या जटिल आयन है, जिसमें आयरन है वो 6 साइनाइड लिगेंड से घिरा हुआ है। यानी आयरन और 6 साइनाइड लिगेंड मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बना रहे हैं, जिसके ऊपर -4 आवेश है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट को अगर हम डिजोल्व करें तो वो केवल पोटेशियम आयन देगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा, वो आयरन का और साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं देगा। आयरन आयन का और साइनाइड आयन का ये टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स के रूप में हैं और इसका डिसोसिएशन नहीं होगा। तो इस प्रकार यौगिक दो प्रकार के हम कह सकते हैं। एक तो द्विक्लोण होता है, जिसमें योग करने वाले मूल यौगिकों का अस्तित्व बना रहता है, जैसे कि फिटकरी है, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 वाटर मॉलिक्यूल इससे जुड़े रहते हैं। इसको डबल साल्ट कहते हैं, बाइसाल्ट। तो इसको अगर अपन डिजोल्व करें तो इससे पोटेशियम का, सल्फेट का, एल्यूमिनियम का, सभी आयनों का टेस्ट हो सकता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स लवण में क्या होता है कि इसमें योग करने वाले मूल यौगिकों का अस्तित्व नहीं रहता, वे उप सहसंयोजक बंध बना के नए रूप में आ जाते हैं। तो इनको कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं।
इन कॉम्प्लेक्स साल्ट के लिए एक थ्योरी दी गई, सिद्धांत दिया गया, जिसको वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। तो जो वर्नर थे, ये इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है, और इनका पूरा नाम एल्फ्रेड वर्नर था, और ये स्विस रसायनज्ञ थे, केमिस्ट थे, और 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित भी किया गया था इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि सन 1892 में वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड व अमोनिया की अलग अलग मात्रा लेके इनके अलग अलग अनुपात में क्रिया करवाकर कई संकुल यौगिक प्राप्त किए। ये जो संकुल यौगिक प्राप्त हुए उनमें COCl3 6NH3, इसका जो रंग था नारंगी पीला, COCl3 5NH3 H2O, इसका रंग गुलाबी, COCl3 5NH3, इसका कलर बैंगनी, COCl3 4NH3, इसका कलर हरा व बैंगनी, COCl3 3NH3, इसका कलर नीला हरा प्राप्त हुआ। यानी इन्होंने अलग अलग अनुपात में कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की रिएक्शन करवाई, तो अलग अलग कलर के कंपाउंड प्राप्त हुए। तो इसमें जो यौगिक नंबर 4 था COCl3 4NH3, ये 2 कलर में पाया गया, हरा और बैंगनी। उसकी वजह क्या थी कि इसके 2 ज्यामिति समाई हुई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्राप्त होते हैं, इसकी वजह से ये 2 अलग अलग रंगों में प्राप्त होता है। तो इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर वर्नर ने एक सिद्धांत दिया कि ये अलग अलग कंपाउंड क्यों बने। तो उस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या थे कि धातु के बंध या संयोजकताएँ 2 प्रकार की होती हैं। कोई भी धातु है उसकी 2 प्रकार की संयोजकताएँ होती हैं। पहली है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी द्वितीयक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनिक प्रकार की होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल होती है या सहसंयोजक प्रकार की होती है। सीधे शब्दों में बात कहें तो किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन पे जो चार्ज है वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगा। प्राथमिक संयोजकता सदैव ऋणायनों द्वारा ही संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता ऋणायन अथवा उदासीन दोनों के द्वारा संतुष्ट हो सकती है। द्वितीय संयोजकता लिगैंड द्वारा संतुलित होती है, और लिगैंड ऋणायन भी हो सकता है और उदासीन अणु भी हो सकता है। किसी धातु के लिए द्वितीयक संयोजकता का मान निश्चित होता है। किसी धातु की प्राथमिक संयोजकता से केंद्रीय धातु के ऑक्सीकरण अंक की जानकारी मिलती है। यानी किसी धातु की जो द्वितीयक संयोजकता है उससे तो उसकी ज्यामिति के बारे में जानकारी मिलेगी, और ये द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, उप सहसंयोजक संख्या होती है, और उप सहसंयोजक संख्या के आधार पर उस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री का निर्धारण किया जा सकता है। और जबकि इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है उसके द्वारा उस केंद्रीय धातु के ऑक्सीकरण अंक की जानकारी मिलती है। एक ऋणायन केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट कर सकता है। यानी जो ऋणायन है वो प्राइमरी वैलेंसी को भी संतुष्ट कर सकता है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी संतुष्ट कर सकता है। तो इन उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर अल्फ्रेड वर्नर ने जो ये कोबाल्ट के संकुल प्राप्त किए, इनकी निम्न प्रकार की ज्यामिति सुझाई। इसके अनुसार जो पहला कॉम्प्लेक्स था COCl3 6NH3, तो इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीकरण अंक इसका +3 है। तो इनके बिंदुओं के आधार पर कि प्राइमरी वैलेंसी है वो उसका ऑक्सीकरण अंक होता है, और ये केवल ऋणायन द्वारा ही संतुलित होते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो इसका मतलब कि जो 3 क्लोराइड आयन हैं वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी को संतुष्ट कर रहे हैं, और जो बचे हुए 6 अमोनिया अणु हैं वो इसके साथ डेटिव बंध बना रहे हैं, उप सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अमोनिया इसकी द्वितीयक वैलेंसी को संतुष्ट कर रहे हैं, और क्लोराइड आयन इसकी प्राइमरी वैलेंसी को संतुष्ट कर रहे हैं। तो इसका ऑक्सीकरण अंक 3 हुआ, और इसका उप सहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, जो 6 अमोनिया इससे बंध बना रहे हैं। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को प्राप्त हुआ वो था COCl3 5NH3। अब यहाँ पे भी कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण अंक है +3 है, लेकिन यहाँ पे
अमोनिया क्या है, 5 अणु ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो क्लोराइड आयन है वो दोहरी भूमिका में है, यानी वो प्राइमरी वैलेंसी को भी संतुष्ट कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी संतुष्ट कर रहा है। और इसकी जो डायग्राम आप देख रहे हैं उसमें क्लोराइड आयन जो है डॉटेड लाइन और एक सॉलिड लाइन दोनों के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे डॉटेड लाइन है जो प्राइमरी वैलेंसी को इंगित करती हैं और सॉलिड लाइन है वो सेकेंडरी वैलेंसी को इंगित करती हैं। तो COCl3 5NH3 की संरचना में एक Cl आयन दोहरी भूमिका में है, वो कोबाल्ट की प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट कर रहा है। अब COCl3 4NH3, अब यहाँ पे भी कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण अंक है +3 है और NH3 के 4 मॉलिक्यूल ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो 2 क्लोराइड आयन हैं वो दोहरी भूमिका में है। 2 क्लोराइड आयन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को पूर्ति कर रहे हैं और एक क्लोराइड आयन केवल प्राथमिक संयोजकता की पूर्ति कर रहा है और 4 जो अमोनिया आयन हैं, अमोनिया अणु हैं ये इसकी द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये है COCl3 4NH3 की संरचना। अब इसमें क्या है कि 2 जो क्लोराइड आयन हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों क्लोराइड आयन इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं, तो इनकी ज्योमेट्रिकल स्थिति के अनुसार ये सिस और ट्रांस दोनों प्रकार के आइसोमर हो सकते हैं। तो COCl3 4NH3 2 प्रकार के आइसोमर में उपस्थित रहता है। COCl3 3NH3, यहाँ पे कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अवस्था है +3 है और Cl आयन भी 3 है और इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों जो क्लोराइड आयन है वो तीनों ही दोहरी भूमिका में है। ये कोबाल्ट की प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की वैलेंसी को संयोजकता को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के तीनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं और 3 NH3 भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे। तो इस प्रकार इसकी ज्यामिति भी चित्रानुसार दिखाई देगी। अब अल्फ्रेड वार्नर ने ये जो इन बिंदुओं के आधार पर इनकी ज्यामिति दर्शाई उसको प्रायोगिक रूप से सत्यापित भी किया। तो उन्होंने प्रायोगिक रूप से सत्यापित करने के लिए 2 मेथड अपनाई। पहली है आयनिक अभिक्रिया और दूसरी थी इनके चालकता और हिमांक अवनमन के प्रयोगों के आधार पर। तो पहली जो मेथड थी इनको प्रूव करने के लिए वो है आयनिक अभिक्रियाएं। अब कोबाल्ट क्लोराइड और का जो ये कॉम्प्लेक्स बनाया है इसने COCl3 6NH3, इसकी रिएक्शन AgNO3 से करवाएं, सिल्वर नाइट्रेट से। तो अगर क्लोराइड आयन जो आयनों के रूप में आयनाइज्ड हो सकें वो क्या करेंगे, सिल्वर आयन के साथ क्रिया करके AgCl बनाएगा और हम ये जानते हैं कि AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो COCl3 + 6NH3 की रिएक्शन करवाई। अब इसकी संरचना के अनुसार इसमें जो तीनों क्लोराइड आयन हैं वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी को ही संतुष्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्लोराइड आयनों के रूप में विभक्त हो जाएंगे जब इसका आयनाइजेशन होगा और ये 3 AgNO3 अणुओं के साथ क्रिया करके 3 AgCl के अणु बनाएंगे या 3 मोल AgCl बनाएंगे जो अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाएगा। इसी प्रकार COCl3 5NH3 की रिएक्शन AgNO3 से करवाएं। तो यहाँ पे क्या है कि एक क्लोराइड दोहरी भूमिका में है, यानी वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और 2 क्लोराइड आयन बाहर हैं और इसकी वजह से ये रिएक्शन होगी। तो 2 क्लोराइड आयन 2 सिल्वर आयनों से रिएक्शन करके AgCl के 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल बनाएंगे। इसी प्रकार COCl3 4NH3 की रिएक्शन करें तो यहाँ पे 2 Cl आयन दोहरी भूमिका में हैं और 1 Cl आयन बाहर है जो आयन के रूप में विभक्त हो सकता है। तो AgNO3 का 1 मोल इस रिएक्शन में काम आएगा, AgCl का 1 मोल बनेगा या AgCl का 1 अणु यहाँ पे बनेगा। और COCl3 NH3 COCl3 3NH3 जो मॉलिक्यूल है उसमें है जो 3 क्लोराइड आयन दोहरी भूमिका में है और तीनों अमोनिया भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो इसको अगर आयनाइज्ड करें तो कोई भी क्लोराइड आयन प्राप्त नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा, AgCl का अवक्षेप नहीं बनेगा। रिएक्शन में भी लिखा हुआ है नो PPT, यानी कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, अवक्षेप नहीं बनेगा। तो इस आयनिक अभिक्रिया के द्वारा भी ये पता कर सकते हैं कि इनकी ज्यामिति किस तरह की है।
इसके बाद में जो दूसरी जो मेथड इन्होंने काम में ली वो थी हिमांक अवनमन तथा चालकता प्रयोगों के संयुक्त निष्कर्ष से। हिमांक अवनमन अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है और चालकता है वो आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो हिमांक अवनमन से पदार्थ के कणों की संख्या ज्ञात करते हैं तथा चालकता प्रयोगों से आवेश की संख्या को ज्ञात किया जाता है। उपरोक्त दोनों के आधार पर ये जो ऊपर संकुल इन्होंने बताए उनकी संरचना की पुष्टि इस सारणी के आधार पर कर सकते हैं। पहला जो कॉम्प्लेक्स है COCl3 6NH3, इसमें हमें पता है कि जो तीनों जो क्लोराइड आयन है वो इसकी प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट कर रहे हैं और 3 उसके अवक्षय बन रहे थे AgCl के। तो यहाँ पे जो आवेश कितने होंगे, 6 आवेश होंगे। यहाँ पे आवेश कितने होंगे, 6। कोबाल्ट और इसका अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर 3 आवेश हैं और 3 क्लोराइड आयनों के ऊपर आवेश हैं, ऋणायन आवेश। तो कुल आवेश 6 आवेश हो गया। कण कितने बनेंगे, 3 क्लोराइड आयन और 1 कॉम्प्लेक्स आयन संकुल आयन, टोटल 4 कण बनेंगे। यानी इसको अपन वियोजित कराएंगे तो संकुल आयन अलग बनेगा और क्लोराइड आयन अलग रूप से वियोजित होंगे। तो यहाँ पे 4 कण हो गए, 6 आवेश हो गया। COCl3 5NH3 में 1 Cl3 अंदर है तो बाहर कितने Cl बनेंगे, 2 क्लोराइड आयन बचेंगे और 1 कॉम्प्लेक्स आयन होगा। तो 3 तो कण हो गए और आवेश कितने होंगे, 1 Cl के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाने से 2 प्लस आवेश तो संकुल आयन के ऊपर रहेगा और 2 Cl माइनस के ऊपर 1 आवेश है, तो टोटल 4 आवेश रहेंगे। इसी प्रकार COCl3 4NH3 के अंदर 2 Cl हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे और 1 Cl माइनस के रूप में बाहर रहेगा और इस संकुल के ऊपर आवेश +1 और +1 और -1, यानी 2 तो इसके ऊपर आवेश होंगे और कण भी कितने बनेंगे, 2 कण बनेंगे। और COCl3 3NH3 इसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही तीनों Cl हैं और NH3 भी इसके अंदर हैं। तो इसके अंदर जाने से क्लोराइड आयन है, दोहरी भूमिका में है, वो इसकी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो इस संकुल के ऊपर कोई आवेश नहीं रहेगा, यहाँ पे 0 आवेश होगा और कण ये आयनित नहीं होगा, लेकिन अपने आप में संकुल आयन 1 कण के रूप में तो है ही। तो यहाँ पे कणों की संख्या कितनी होगी, 1। तो इन सारी जानकारी के आधार पर इन संकुलों की ज्यामिति भी आसानी से बताई जा सकती है। तो ये वर्नर ने सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत की पुष्टि इन 2 थ्योरी के आधार पर इन्होंने की।